स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं वीडियो चालू होने से पहले कि हो सकता है कि किसी किसी दिन अलग सब्जेक्ट की वीडियो आपको दिखे, तो आपको असुविधा ना हो। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अबाउट जो चैनल है वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट वहाँ पे दिख जाएगा और उसमें सारा कुछ सीरियल वाइज है, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिए मैंने ये बात बताई। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था मतलब उस समय का समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे, परिवार कैसा होता था, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ठीक, विवाह की दशाएं क्या होती थी, क्या कोई वर्ण व्यवस्था थी, क्या जाति व्यवस्था थी, क्या, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ही टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहला ये है, इसमें मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं परिवार कैसा था। परिवार, देखिए, उस समय का परिवार जो कहा जाता है ना, ये पितृसत्तात्मक परिवार था। पितृसत्तात्मक परिवार, जहां पर पिता की चलती हो। पितृसत्तात्मक परिवार, यहीं से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है आपका। कई बार पूछता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। तो यह क्या था? पितृसत्तात्मक था। इसमें मैंने बताया जहां पिता की चलती हो या जहां पुरुषों की चलती हो, जहां पर अधिकतर जो बड़े बड़े निर्णय हैं वो पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। ठीक है। इसका एक और भी कारण था। वहां पर चूंकि इन लोग के पास था तो पशुधन ही, जो इनका धन था वो पशु ही था, और पशुओं की रक्षा करने के लिए पुरुष ही बहुत ज्यादा जाते थे। कहीं कुछ लड़ाई हो गई, कोई पशु चुरा कर लेकर भग गया, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रकृति ने ऐसा बनाया भी है कि थोड़ा से पुरुषों का जो शरीर है वो महिलाओं की अपेक्षा कई जगह पे उनकी फुर्ती, चाहे ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा दिखती हैं, है ना। अपवाद भी है, बहुत सारे महिलाएं भी ऐसे हैं हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे मैरी कॉम का उदाहरण ले लीजिए या फिर पीटी उषा जी की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग स्ट्रांग भी हैं, तेज भी हैं। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो पुरुष महिलाओं की अपेक्षा थोड़े से फिजिक उनकी ठीक होती है। अब क्या होता था, पुरुष जाते थे तो अब मान लीजिए किसी कबीले की अगर पशु चोरी, कोई कबीला है उसका पशु चोरी हो गया, जाते थे, लड़ कर लेकर आते थे, तो उनकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होती थी। महिलाएं उस समय घर का काम देखती थी। तो चलता जो था अधिकतर वो किसका चलता था? पितृ का, पिता का, पुरुषों का। तो इसको कहा गया पितृ सत्तात्मक परिवार। एक ही परिवार में सब लोग रहते थे, तो परिवार क्या था? एक परिवार में जैसे अभी क्या है, अभी है कि सिंगल सिंगल सब लोग रहते हैं, है ना, इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक। और जब सब लोग साथ में मिलकर जब रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त परिवार। तो कैसी प्रथा थी? संयुक्त परिवार रहता था। ठीक। अब आगे इसके अलावा क्या होता था? ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक परिवार था तो केवल पिताजी की चलती थी और महिलाओं को इज्जत नहीं होती थी, जो कि आज के समय में देखने को मिल सकता है। जैसे जिस परिवार में केवल पुरुषों की चलती है, अधिकतर, मैं फिर भी यहाँ पे बात कह रहा हूँ अधिकतर इसलिए क्योंकि हर परिवार में ऐसा नहीं होता। अधिकतर ऐसा होता है कि जिस परिवार में बहुत ज्यादा जेंट्स की चलती है, पुरुषों की चलती है, वहां पर महिलाओं की इज्जत नहीं होती। ये आज का भी समय में है, आज के भी समय में है। लेकिन कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की भी राय रहती है कोई बड़ा कार्य करने के पीछे। तो उस समय क्या होता था, महिलाओं की भी राय होती थी और महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। जैसे ये तो होता ही था, उनको जैसे अपनी पत्नी के अलावा बाकी को माता के रूप में ही वो लोग संबोधित करते थे, हे माते। अधिकतर आप लोग पुराने सीरियल देखे होंगे, यदि कोई रामायण महाभारत, तो हे माता, कोई अगर दिख गई, कोई और औरत कोई आ रही है उनसे कुछ पूछ रही है तो उसका संबोधन भी इसी तरीके से होता था। इसके अलावा संयुक्त परिवार तो हो गया, और क्या होता था? पत्नी जो थी उनको जायदेस्तम कहा गया। क्या कहा गया ऋग्वेद में? जायदेस्तम। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ दे कि
ऋग्वेद में मिला हुआ शब्द जायदेस्तम का अर्थ क्या होता था? तो इसका मतलब था पत्नी ही गृह है, मतलब पत्नी ही घर है। अगर पत्नी ना हो तो घर घर नहीं है। इसका मतलब ये था, मतलब उसकी भी इज्जत थी बकायदे। ऐसा नहीं है कि पत्नी हो गई तो बस उसको ये है कि आप केवल घरेलू कार्य करो या केवल आप दिन भर कार्य ही करते रहो, ऐसा नहीं था। वहां पर बकायदे उसकी इज्जत होती थी। तो ये था परिवार। ठीक, इसके आगे हम लोग चलेंगे। क्या? परिवार के अलावा अब मान लीजिए उनकी वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था देखिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक आता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इसमें सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र हुआ था। अब वर्ण व्यवस्था यहां पे जरा और समझिएगा। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द जो यूज हुआ है वो कलर को लेकर ज्यादा यूज हुआ है। ठीक, और जो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था है इस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। उसके अलावा एक और बात, जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। मतलब क्या हुआ इसका? एक ही परिवार में हो सकता है अलग अलग लोग जो अलग अलग कार्य करते थे, उस आधार पर उनको अलग अलग वर्ण का कहा जाता था। जैसे मान लीजिए परिवार है, उसमें कोई एक व्यक्ति है जो केवल पठन पाठन का कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको बोल दिया गया ब्राह्मण है। ठीक, उसी में हो सकता है एक परिवार का सदस्य कोई ऐसा हो जिसका मन होता है कि लड़ाइयों में जाऊं, युद्ध करूं, अपने कबीले के लिए कुछ कार्य करूं, तो वह हो गया क्षत्रिय। और जो घर का पालन पोषण किसी और चीजों के माध्यम से कर रहा है, कोई अनाज पीस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दे रहा है, क्योंकि वो जब देगा तो उसके बदले कुछ और लेगा। वहां बार्टर सिस्टम था, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसके अर्थव्यवस्था के बारे में कि आर्थिक गतिविधियां कैसी होती हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या था कि बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक ही परिवार में सारी चीजें तो उपज हो नहीं जाएंगी। किसी के पास कुछ था, वो अपना देता था सामान, उसके बदले दूसरा सामान लेता था, उपयोग वाली वस्तु। तो जो उसका प्रबंध करता था वो वैश्य हो गया। और शूद्र, शूद्र का कार्य ये था उस समय भी कि वह जैसे पशु चराना, या कई बार ऐसा होता था कुछ वो लोग घृणित कार्य कर देते थे एक ही परिवार के, लेकिन कई बार उनके कुछ कार्य ऐसे होते थे कि जैसे उदंडता वाला उस समय, तो उनको शूद्र मान लिया गया। लेकिन थे सब कौन? एक ही परिवार के। और जो मैंने बोला वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण शब्द है वह क्या है? रंग आधारित थी। मतलब जो ज्यादा गोरा, ठीक, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, जिसका रंग थोड़ा सा गहरा उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। तीसरी बात एक चीज और बता दूं, अभी भी आज के समय में अधिकतर पॉलिटिकल व्यवस्था ही केवल जाति आधारित हो गई है। आप लोग भी समझ ही रहे हैं कि सब लोग अपने अपनी, ये हमारी जाति है, हमारी जात है। मैं सही बताऊं तो अधिकतर लोग भड़काने का कार्य करते हैं। और आप लोग यदि वाकई में कोई वेदों को पढ़े या इन सब चीजों को पढ़े तो उसको समझ में आएगा, केवल जाति वर्ण व्यवस्था का एक बार जिक्र हुआ है पूरे ऋग्वेद में, केवल एक बार, वो भी वर्ण व्यवस्था ये जो 10वां मंडल है यहां पर जिक्र हुआ है। इसके बाद उसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। एक ही परिवार के सदस्य हैं, हो सकता है एक परिवार में 4 लोग अच्छे हों, एक व्यक्ति बुरा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हम उसको एकदम अछूत मान लें। ऐसा तो होता नहीं है। वो धीरे धीरे लोगों ने आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, वो थोड़ी वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई और लोगों के ही कारण। ठीक है, तो ये होता गया, लेकिन शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में नहीं था। इसके बाद से आपका और टॉपिक आता है शिक्षा। अच्छा, एक चीज इसमें, एक चीज और मैं आपको लोग को बता दूं, इसमें यह था कि आप लोग जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, यह कब है, कहां वर्णन है इसका? 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद का जो शुरुआती मंडल है, आपको मैंने पिछली क्लासेस में जब बताया था कि ऋग्वेद का दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो था वो पुराना है, और पहला और 10वां ये सब बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब ये सब भी बाद में जोड़ा गया। शुरुआती ऋग्वेद में तो वर्ण व्यवस्था का कहीं वर्णन ही नहीं है, बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल सबसे आखिरी में आया, तो ये सबसे बाद में जोड़ा गया, तो मतलब शुरुआत में इसका वर्णन नहीं था। अब आता है शिक्षा का। शिक्षा कैसी होती थी? देखिए, यह अधिकतर
आश्रमों में होती थी, वनों में होती थी। शिक्षा के लिए बच्चे क्या होता था, ये अपने घर को छोड़कर जाते थे और बाकायदे किसी गुरुकुल में रहकर शिक्षा होती थी। और वहां पर उसमें कागज वगैरह का विकास तो था नहीं, तो उस समय अधिकतर जो शिक्षा देने की जो प्रणाली थी वह मौखिक होती थी। अब समझिए लोग कितने विद्वान होते होंगे कि क्या करते हैं वो लोग, ब्रह्मचर्य को चूंकि फॉलो करते थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद से 4 आश्रम पढ़ेंगे, उसमें ब्रह्मचर्य भी है, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे। अब आज के समय में क्या है, अब मान लीजिए पढ़ने भी बैठे अधिकतर लोग, लाइब्रेरी में भी मैंने देखा है, कई जगह लाइब्रेरी में भी होता क्या था, वहां पे अब लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो एक टॉपिक हुआ तो फटक से देखें किसका क्या आया। तो एक आदत बन गई है, एक आदत बन गई। तो क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन कहीं और था और अचानक आपने कहीं और भेज दिया, तो आप रिकॉल करने की क्षमता धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। और है भी तो, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप इसको जितना ज्यादा पास में रखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन के टिश्यू पे उनका असर तो होगा ही। बहरहाल, शिक्षा की बात हम लोग कर रहे थे, तो शिक्षा कैसी थी, मौखिक, बोलकर सारा सारा वेद याद हो जाता था। ठीक, ये वेद ऐसे चले आए, जनश्रुतियों के माध्यम से एक से दूसरे काल में पहुंचे। अब सोचिए, ऐसा तो था नहीं कि वेद उसी समय आए होंगे तो तुरंत कोई याद करके कोई बना के बोल दिया होगा। भाई ऋषि अलग अलग परंपरा से आए, वो धीरे धीरे अपने से दूसरे को ट्रांसफर किए, दूसरे से तीसरे को, इस तरीके से होता गया। यहां पर स्त्रियों की भी शिक्षा होती थी बकायदे। और अभी जैसे हमने बात किया परिवार की बात, यहां पर कि स्त्रियों को भी इज्जत थी, तो आप उसका प्रमाण यहां से भी समझ सकते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा का तो पूरा अधिकार था ही, साथ ही साथ उनका उपनयन संस्कार भी होता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था, लेकिन इस ऋग्वैदिक काल तक होता था उपनयन संस्कार, जिसको कई जगह पर जनेऊ संस्कार भी बोला जाता है, यह भी होता था। ठीक, और उसके 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में बहुत सारी ऐसे विदुषी हैं जिनका नाम, जिनको ऋषि कहा गया, जिनको ऋषि 8वें मंडल में उनका जिक्र है, उनका वर्णन है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। जैसे लोपामुद्रा, शची, पौलोमी, ठीक, ऐसे बहुत सारी विदुषी वहां पर थी जिन्होंने क्या किया, इसका बहुत सारे ऋचाओं को भी लिखा, वेदों की ऋचाओं को भी लिखा। घोषा भी थी, अपाला भी थी, इसमें और लोगों के भी नाम आप जोड़ सकते हैं, घोषा, अपाला, ये ऋषियों के नाम हैं, ये लेडीज थी। अब सोचिए, अगर शिक्षा व्यवस्था अगर उन्नत नहीं रहती तो इनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। और अगर महिलाओं को अगर बाकायदे उनका हक नहीं मिलता वहां पर, अगर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता तो उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता, जो कि आज भी बहुत जगह देखने को मिल जाता है। हमारे भारत के सबसे ज्यादा पिछड़ने का कारण भी यही है कि औरतों की शिक्षा पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो शायद अभी के समय में जो इनका वर्क का जो रेशियो है ना, कमाने का, वो औरतें भी बहुत ज्यादा कर रही होती। अभी भी कम है, शहरों में तो है, गांव में नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसे सीख ले सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, इतिहास पढ़ के क्या ही फायदा। इतिहास पढ़कर कम से कम हम लोग सीख तो ले सकते हैं, पहले क्या होता था अच्छा था, वो अब नहीं हो रहा है, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये था, तो इन लोग को बकायदे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। अब शिक्षा के बाद से परिवार हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, अब विवाह पे आते हैं कि विवाह कैसे होता था उस समय। तो देखिए, विवाह का जो था, कुछ कुछ जो आज भी चलता है, उस समय वो चीजें नहीं थी। क्या, जैसे बाल विवाह अभी भी कई जगह देखे हैं। अभी हाल ही में कल परसों में भी एक न्यूज में आया कि एक बच्ची ने, जिसके साथ बाल विवाह हुआ था, उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही थी, उसने किसी तरीके से जाकर पुलिस में कंप्लेन किया, फिर उसके बाल विवाह को किसी तरह से जाकर प्रशासन ने रुकवाया। प्रशासन तो नहीं चाहता, लेकिन जब हमारे समाज के ही लोग आपस में करना चाहेंगे तो कितने दूर तक प्रशासन रोकेगा, उसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस है ना, प्रशासन की भी कुछ लिमिटेशंस है। तो उस समय जो विवाह होता था, विवाह देखिए कैसे होता था। पहले कौन कौन सा विवाह नहीं होता था, जैसे बाल विवाह नहीं होता था, नहीं होता था। फिर विधवा विवाह नहीं होता था।
नहीं होता था। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। ये अमानवीय ही तो था, सती प्रथा अमानवीय ही तो था। बाद में आप लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आकर इसको विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से उसने बंद कर दिया, आगे पढ़ने को मिलता है। तो सती प्रथा ये सब चीजें नहीं थी। था क्या? था ये कि अंतर जातीय विवाह, कुछ लोग हो सकता है खुश भी हो रहे होंगे, इसलिए खुश हो रहे होंगे कि वेद की बात बाकी भले न माने, लेकिन अपने घर पे जाकर कहेंगे नहीं देखिए पहले भी होता था, ऋग्वेद में भी होता था, अभी पसंद आ गई तो देखिए अभी करेंगे। बाकी ऋग्वेद की बात भले न माने, लेकिन ये उनको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि नहीं, अंतर जातीय विवाह जो था उस समय भी होता था। अब आप कहेंगे कि उस समय जब वर्ण व्यवस्था में इतना कठोर नहीं था तो अंतर जाति क्या, जब एक ही परिवार के थे तो कर ही लेते थे। लेकिन डिफरेंसेस तो उसमें भी थे ना। शुरुआत में भले नहीं रहा होगा, लेकिन एक ही परिवार का अगर कोई सदस्य अगर नहीं मान रहा है, वो अलग हो ही गया। ऐसे बहुत सारे कबीले होंगे, एक ही क्षेत्र तो था नहीं, क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो एक जगह के लोग दूसरी जगह पे कर लेते थे आपस में, है ना। लेकिन अब उनका भी परिवार लगभग सब तो एक ही परिवार के थे, क्योंकि क्या है कि आप हिंदू जब धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना आती है कि पूरी धरा ही अपना परिवार के जैसे है ना। तो अंतर जातीय विवाह उस समय होते थे। अभी भी सरकार बहुत प्रयास करती है कि अंतर जातीय विवाह हो, उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, पता नहीं 1 लाख या 3 लाख रुपया है कुछ ऐसे, तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी कोई अंतर जातीय विवाह करता है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली बहुत कम लोग करते हैं। शहरों में तो ठीक है, गांव में नहीं होता, है ना। तो ये हो गया अंतर जातीय विवाह। और क्या था? अपने पसंद से भी शादी होती थी वहां पर। स्त्रियों को भी अपने पसंद का लड़का चुनने का अधिकार था वहां पर। ठीक, लड़कियां कह सकती थी कि हमें यह लड़का पसंद है। और क्या था? अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह होते थे। अब ये क्या है इसको समझिए। अनुलोम विवाह, साथ ही साथ प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या था ये? अनुलोम विवाह मतलब जैसे ब्राह्मण वर्ण का अगर लड़का है और क्षत्रिय वर्ण के अगर लड़की से शादी हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। ठीक, वह होगा अनुलोम विवाह। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, लड़की मान लीजिए क्षत्रिय है और लड़का जो है वो क्या है? लड़की यदि ब्राह्मण है और लड़का क्षत्रिय है तो क्या होता था? उसको प्रतिलोम विवाह। अधिकतर इसी के एग्जाम्पल मिलते हैं, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा भी नहीं थी, बहुत ज्यादा जटिल जैसे आज के समय के जैसे नहीं थी, तो ये भी मिलता है इसमें। अब अनुलोम विवाह में विमद विमद एक थे, विमद, और एक कमेधु थी। विमद कौन थे? ये विद्वान थे। और कमेधु कौन थी? ये एक राजपुत्री थी। इनका विवाह। प्रतिलोम विवाह में एक शुक्राचार्य की भी लड़की थी, देवयानी। ये जो महर्षि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, उनकी एक लड़की थी, देवयानी उनका नाम था। उन्होंने भी क्या किया? अपना शादी किया राजा ययाति से। देवयानी ने किससे शादी किया? राजा ययाति से। तो यह सब विवाह भी होते थे। अनुलोम प्रतिलोम हो ही गया, अंतरजातीय हो ही गया, तो यही सब। और क्या था? पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं था। जहां मैंने कट किया मतलब नहीं था। ठीक है। पर्दा प्रथा तो देखिए अधिकतर जो मध्यकाल आया उसके बाद से आया। क्यों? क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या होने लगा, उसका एक कारण भी था। देखिए जो मध्यकाल आया उसमें अधिकतर विदेशी आक्रांता आए, तो राजस्थान साइड से जब वो लोग आए, आप लोग देखे होंगे पर्दा प्रथा अभी भी वहां बहुत ज्यादा प्रबल है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट्स। तो वहां पर क्या होता था? अधिकतर आक्रांता उधर से आए, जब देखते थे उनके सिपाही वगैरह किसी अच्छी सुंदर स्त्री को, तो क्या होता था? उनको उठा ले जाते थे। तो लोग सोचते थे अपने आप को ढक कर रखें। ठीक। अब लोग सोचेंगे कि फिर अरब में क्यों नहीं? अरब में भी तो वो लोग ढक के रखते हैं बुरखे से, तो वहां पे ऐसा क्यों था? तो वहां पर तो ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि धूल भरी आंधियां चलती थी तो लोग बुर्का पहनते थे, तो क्या करते थे? जब धूल की आंधी चलती थी तो उसको ढक लेते थे चेहरा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग था। और भी एक कारण था। कारण ये था कि पहले जो शादियां होती थी बड़े कम उम्र में होती थी, तो ज्येष्ठ से या फिर अपने क्या बोलते हैं ससुर से और जो
बहू है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता था। कई बार ऐसा भी हो जाता था। तो ये भी एक कारण था, बहुत सारे, किसी भी चीज़ के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तलाक प्रथा, ये भी नहीं थी। पर्दा प्रथा भी नहीं था और तलाक भी नहीं था। मतलब आपने एक बार शादी अगर कर लिया तो मतलब कर लिया, हो गया, है ना? ऐसा नहीं था तलाक। तो ये सब सारी थी आपकी ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। अब इसमें कुछ और नहीं बचा, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जो अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उस समय जो व्यापारिक या फिर जो अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी, है ना? आर्थिक व्यवस्था क्या थी, किस तरह से लोग जीवन यापन करते थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो बाकी चीज़ें रहेंगी वो अगले क्लास में ही हम लोग चर्चा करके इस वाले टॉपिक को समाप्त करके फिर उत्तर वैदिक काल पे हम लोग चलेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।